नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विज्ञान भाग 2 पार्ट 9 पर्यावरण व्यवस्थापन इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके, अच्छी तरीके से सुन करके इसके प्रश्नोत्तर याद कर सकते हैं। यह है पार्ट 9 पर्यावरण व्यवस्थापन, उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है? अ व ब स्तंभ की योग्य जोड़ियां मिलाएं तथा उसका पर्यावरण पर होने वाला परिणाम स्पष्ट कीजिए। मतलब पहले हमको इसका जोड़ियां मिलाना है, उसके बाद में ये लिखना है कि इसका क्या क्या परिणाम होता है पर्यावरण पे। तो इसके उत्तर में आएगा पहला धोखादायक कचरा, रेडियो सक्रिय पदार्थ, दूसरा घरेलू कचरा, खराब हुआ भोजन, सब्जी, फलों के छिलके, तीसरा चिकित्सालय कचरा, बैंडेज, रुई, सुई इत्यादि, चौथा औद्योगिक कचरा, रसायन, रंग, राख इत्यादि, और पांचवा शहरी कचरा, कांच, रबड़, कैरी बैग इत्यादि। अब हमको हर एक का पर्यावरण पर होने वाले परिणाम लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग धोखादायक कचरा, रेडियो सक्रिय पदार्थ का पर्यावरण पर होने वाला परिणाम देखते हैं। क्या आएगा इसके उत्तर में? रेडियो सक्रिय पदार्थ के विकिरण द्वारा कोशिका तथा डीएनए पर घातक प्रभाव होता है। इन जनुकीय परिवर्तनों के कारण अगली पीढ़ियां विकृत हो सकती हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ पर्यावरण में संचित रहते हैं, इस कारण वहां की वनस्पतियों तथा प्राणियों पर प्रभाव होता है। अब दूसरा देखते हैं घरेलू कचरा, खराब हुआ भोजन या सब्जी के फलों के छिलके, इसका क्या परिणाम पड़ता है पर्यावरण? तो इसका क्या परिणाम होगा? प्रत्येक घरों में विविध प्रकार का कचरा निर्माण होता रहता है, जिसमें खराब हुआ भोजन, फलों के छिलके, सब्जियों के डंठल आदि निरुपयोगी पदार्थ निर्मित होते हैं। यह कचरा कहीं भी तथा कैसे भी फेंकने पर दुर्गंध आती है। यह सभी कचरा अपघटनशील होने के कारण उनसे जीवाणुओं की सहायता से प्रकृति में अकार्बनिक या सरल खनिज पदार्थ बनते रहते हैं, परंतु इनका अपघटन होते समय मक्खियां, फफूंदी तथा अन्य रोगकारक सूक्ष्म जीव की उन पर वृद्धि हो सकती है। इसलिए ऐसे कचरे का व्यवस्थित ढंग से निस्तारण करके उनसे मूल्यवान खाद बनाना चाहिए, अन्यथा विभिन्न प्रकार के रोग प्रसरित हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त परिसर गंदा तथा रोगकारक बन जाएगा। अब चिकित्सालय कचरा का देखते हैं। तीसरा क्या है? चिकित्सालय कचरा, बैंडेज, रुई, सुई इत्यादि। इसका क्या परिणाम होगा? जैव वैद्यकीय कचरा अतिशय ध्यान पूर्वक फेंका जाना चाहिए। इसका स्रोत के स्थान पर ही ज्वलन करना आवश्यक होता है। जैव वैद्यकीय कचरे में रक्त तथा अन्य जैविक प्रकार का उत्सर्जित कचरा होता है। ये सभी अतिशय घातक साबित हो सकते हैं। कचरे में सुइयों का अनुचित उपयोग हो सकता है। व्यसनाधीन लोगों द्वारा इन सुइयों का उपयोग करने की संभावना अधिक होती है। इस कारण एड्स तथा यकृत शोथ, हेपेटाइटिस बी जैसे रोगों का प्रसार होता है। इस प्रकार का कचरा देखने में अतिशय गंदा होता है, परंतु उनसे घातक अर्थात वह रोगों का प्रसार हो सकता है। इसलिए दूसरों के आरोग्य बचाने के लिए जैव वैद्यकीय कचरे का प्रबंधन उचित ढंग से करना पड़ता है। अब औद्योगिक कचरा का देखते हैं। चौथा है औद्योगिक कचरा, रसायन, रंग, राख इत्यादि। इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? औद्योगिक विकास का एक परिणाम अर्थात औद्योगिक प्रदूषकों के कारण होने वाला जल तथा वायु प्रदूषण होता है। कारखानों में होने वाली विविध प्रक्रियाओं के कारण विषैले तथा घातक रसायन निर्माण होते हैं। ये पदार्थ परिसर में संचित रहते हैं, परिणामतः वहाँ के स्थानीय प्राणी तथा वनस्पतियां नष्ट हो सकती हैं। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया? शहरी कचरा, कांच, रबड़, कैरी बैग इत्यादि। इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शहर में रहने वाले लोग प्लास्टिक तथा रबड़ से बनी वस्तुओं का अधिक उपयोग करते हैं। कोई भी निरुपयोगी वस्तु कहीं भी फेंकने की प्रवृत्ति के कारण कैरी बैग, कांच तथा अन्य कई वस्तुएं यहाँ वहाँ फेंकी जाती है। शहरी लोगों में जवाबदारी और जागरूक नागरिकत्व की भावना कम होती जा रही है। इस कारण परिसर में कचरे का साम्राज्य फैलता जा रहा है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? दिए गए विकल्पों में से योग्य शब्द चुनकर कथन पूर्ण कीजिए और उनका समर्थन कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया भौगोलिक अनुकूलता, जलवायु, हवा, वेधशाला। पहले में क्या दिया गया है? अजैविक घटकों में से जैव विविधता पर सबसे अधिक परिणाम करने वाला घटक खाली जगह है। इसके उत्तर में आएगा भौगोलिक अनुकूलता। अजैविक घटकों में से जैव विविधता पर सबसे अधिक परिणाम करने वाला घटक भौगोलिक अनुकूलता है। उसका स्पष्टीकरण है भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार उस प्रदेश में वनस्पति तथा प्राणी जीवन यापन कर सकते हैं।
इसलिए जैव विविधता भौगोलिक अनुकूलता पर ही निर्भर होती है। अब दूसरा करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, किसी भी स्थान पर अल्पकाल होने वाली वातावरण की स्थिति को खाली जगह कहते हैं। इसके उत्तर में आएगा हवा। किसी भी स्थान पर अल्पकाल होने वाली वातावरण की स्थिति को हवा कहते हैं। इसका स्पष्टीकरण आएगा, अल्पकाल होने वाली वातावरण की जलवायु स्थिति का अर्थ ही उस समय तथा उस स्थान का मौसम या हवा होता है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, मानव ने कितनी भी प्रगति की हो फिर भी खाली जगह पर विचार करना ही पड़ता है। इसके उत्तर में आएगा जलवायु। मानव ने कितनी भी प्रगति की हो फिर भी जलवायु पर विचार करना ही पड़ता है। इसका स्पष्टीकरण है, जलवायु के घटकों पर दैनिक जीवन निर्भर होता है। जलवायु परिवर्तन के संकट के कारण प्राकृतिक आपदाएं बार बार आती हैं। आरोग्य, पानी की आपूर्ति, अन्न उत्पादन तथा निर्माण कार्य आदि सभी प्राकृतिक आपदाओं का कारण यह जलवायु परिवर्तन ही होता है। इसीलिए मानव ने कितनी भी प्रगति की हो फिर भी जलवायु पर विचार करना पड़ता है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, हवा के सभी घटकों का निरीक्षण कर पठन रखने वाले स्थानों को खाली जगह कहते हैं। इसके उत्तर में आएगा वेधशाला। हवा के सभी घटकों का निरीक्षण कर पठन रखने वाले स्थानों को वेधशाला कहते हैं। इसका स्पष्टीकरण, वेधशाला में मौसम तथा जलवायु स्वरूप के अनुसंधान किए गए ज्ञान लिखित नोट के स्वरूप में होता है। इसके साथ ही विभिन्न प्रौद्योगिकी तथा यंत्रों का समावेश होता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। उसमें से पहला है, आपदाओं में जख्मी हुए आपदाग्रस्तों को प्रथमोपचार कैसे दिया जाना चाहिए। इसके उत्तर में आएगा पहला, आपदाओं में जख्मी हुए आपदाग्रस्तों की जान बचाने के लिए वैद्यकीय सहायता मिलने के पहले प्रथमोपचार किया जाता है। दूसरा, इसमें 3 महत्वपूर्ण उपाय होते हैं। इन उपायों से प्राण हानि रोक सकते हैं। इसे ही प्रथमोपचार के ABC अथवा प्रथमोपचार मूल सिद्धांत कहते हैं। ए क्या है, श्वसन मार्ग, एयरवे। आपदाग्रस्त को सांस लेने में कठिनाई हो रही हो तो सिर नीचे की ओर करो अथवा ठुड्डी को ऊपर की ओर उठाओ। इसके कारण श्वसन नली खुली रहती है। दूसरा है श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग। यदि श्वासोच्छ्वास बंद हो गया हो तो आपदाग्रस्त को मुंह से कृत्रिम श्वासोच्छ्वास दें। तीसरा है रक्ताभिसरण, सर्कुलेशन। आपदाग्रस्त बेहोश हो तो उस व्यक्ति को पहले 2 बार कृत्रिम श्वासोच्छ्वास दें तथा बाद में छाती पर दोनों हथेलियों की सहायता से हाथ रख कर हृदय पर जोर से दाब देकर छोड़ने की क्रिया लगभग 15 बार करें। इसे CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं। आपदाग्रस्त व्यक्ति का रक्त परिसंचरण पुनः सुचारू रूप से शुरू होने में सहायता मिलती है। तीसरा, रक्तस्राव जारी रहने पर उसे रोकने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए। चौथा, यदि आपदाग्रस्त व्यक्ति की हड्डी टूट गई हो तो उस हड्डी के टूटे हुए भागों को स्थिरीकरण करना अत्यावश्यक होता है। पांचवा, जले या झुलसे व्यक्ति के बाधित भागों पर ठंडे पानी की धार गिराते रहना चाहिए। अब अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, वैज्ञानिक तथा पर्यावरण स्नेही कूड़ा व्यवस्थापन पद्धतियां बताएं। इसके उत्तर में आएगा ठोस कचरे का वर्गीकरण तथा विभाजन, कार्बनिक खाद की निर्मित अथवा कंपोस्टिंग, केचुआ खाद निर्मित, सुरक्षित भूमि भराव स्थल तथा पायरोलिसिस जैसे वैज्ञानिक तथा पर्यावरण स्नेही पद्धतियों द्वारा ठोस कचरे का प्रबंधन कर सकते हैं। उसमें से पहला है कचरे का विभाजन तथा वर्गीकरण। यह प्रक्रिया ठोस कचरे के प्रबंधन की प्रथम सीढ़ी होती है। गीला तथा सूखा कचरा अर्थात अपघटनशील तथा अनअपघटनशील कचरा अलग करना, इसके लिए घर घर जाकर सर्वप्रथम उसे इकट्ठा करना पड़ता है। दूसरा है कंपोस्टिंग। घर में तैयार होने वाला अपघटनशील कचरे को घर के आसपास की जगह में अथवा गच्ची या किसी बाग में कंपोस्टिंग करके उनसे कार्बनिक खाद, मैन्योर बना सकते हैं। घर में बचे हुए अन्न, फल, सब्जी के छिलके तथा निरुपयोगी भाग, बगीचे का कचरा, पूजा के फूल जैसे पदार्थों को कंपोस्टिंग की पद्धति से सड़ाने पर उनसे उच्च गुणवत्ता वाली उत्तम प्राकृतिक खाद प्राप्त होती है। तीसरा है कृमि कंपोस्टिंग। ठोस कचरे का शीघ्र अपघटन करने के लिए केचुए का उपयोग करते हैं। इस विधि से जो खाद बनती है उसमें उत्तम गुणवत्ता वाले पोषक द्रव्य होते हैं। इसका उपयोग बागवानी तथा कृषि में किया जाता है। चौथा है सुरक्षित भूमि भराव स्थल। भूमि भरण प्रक्रिया में इकट्ठा किए गए कचरे को मिट्टी के नीचे गाड़ सकते हैं। यह स्थान जल के स्रोतों से कम 2 किलोमीटर दूर होना चाहिए। मानवीय निवासों या बस्तियों से भी यह पर्याप्त दूर होना चाहिए। वर्गीकरण करने के बाद उस सुरक्षित भूमि भराव स्थल में दबाने के पहले
उन गड्ढों में मिट्टी तथा प्लास्टिक के स्तर बनाते हैं। इस प्रकार की सावधानी रखने पर भूमि तथा जल प्रदूषण टाल सकते हैं। औद्योगिक ठोस कचरा भी इसी प्रकार से गाड़ना पड़ता है। पांचवा है पायरोलिसिस। इस पद्धति में कचरे को उच्च तापमान पर जलाया जाता है। हवा तथा विद्युत निर्मित के लिए यह प्रक्रिया की जाती है। संभवतः अर्ध जले ज्वलनशील पदार्थ इस प्रक्रिया से जलकर नष्ट किए जाते हैं। महानगर पालिका द्वारा किए जाने वाले कचरा प्रबंधन में पायरोलिसिस प्रौद्योगिकी उपयोग की जाती है। छठवां जैव वैद्युकी कचरा प्रबंधन। इस पद्धति का कचरा संसर्गजन्य होने के कारण उसे भट्टी में उच्च तापमान पर जलाया जाता है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है? जलवायु का अनुमान और आपदा प्रबंधन, इनके बीच सहसंबंध उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में आएगा पहला, वेधशाला में होने वाले अनुसंधान के कारण निकट भविष्य काल में आने वाले प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। जिस समय बड़े स्वरूप की प्राकृतिक आपदा आती है तब जीवित तथा संसाधन का बहुत नुकसान होता है। गाय भैंस मर जाते हैं, लोगों के घर गिरने के कारण वे बेघर हो जाते हैं। इसके उपाय के लिए आपदा आने के पहले ही वहां की स्थानीय जनता को वहां से किसी सुरक्षित जगह ले जाया जाता है। दूसरा, इसका एक उत्तम उदाहरण अर्थात सन 2013 में फॉलिन चक्रवात उड़ीसा के समुद्री किनारे पट्टी पर आने वाला है, ऐसा पूर्वानुमान भारतीय मौसम विज्ञान ने लगाया था। 4 अक्टूबर 2018 के दिन थाईलैंड के नजदीक कम दाब का पट्टा निर्माण होने की बात अपने वैज्ञानिकों के ध्यान में आई। ये चक्रवात भारत की दिशा में आगे बढ़ते हुए उड़ीसा के किनारों पर से टकराएंगे। इसकी पुष्टि होने पर सरकारी यंत्रणाओं द्वारा किनारे पर रहने वाले 5 लाख लोगों को अगले 3-4 दिनों में वहां से सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। बड़ी मात्रा में प्राण हानि इस प्रकार के प्रबंधन से टाली गई। तीसरा, अभी भी बादल, चक्रवात, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं आने वाली होगी तो पहले से ही प्रशासन आपदा प्रबंधन विभाग जनता को सतर्क करता है। चौथा, बड़े पैमाने पर वर्षा होने वाली होगी तो लोगों को महानगर पालिका के आपदा प्रबंधन विभाग तथा पुलिस मुख्यालय से मोबाइल पर संदेश भेजे जाते हैं। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है? ई कूड़ा घातक क्यों है? इसके संबंध में अपने विचार लिखिए। इसके उत्तर में आएगा, अनुपयोगी तथा जिनकी मरम्मत न हो सके उन इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं या उनके पुर्जों से निर्मित कूड़े को ई कचरा कहते हैं। दूरदर्शन सेट, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, म्यूजिक सिस्टम जैसे कई उपकरणों का निस्तारण करना एक बड़ी समस्या हो गई है। यह ई कचरा घातक होता है क्योंकि इसमें घातक रासायनिक, यौगिक तथा लेड, बेरिलियम, पारा और कैडमियम जैसी भारी धातुएं भी पाई जाती हैं। ये भारी धातुएं अनअपघटनशील होने के कारण पर्यावरण में दीर्घकाल तक वैसी ही बनी रहती हैं। मिट्टी के अपघटनकारी सूक्ष्मजीवों पर भी ई कूड़े का प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष परिणाम होता है। ई कूड़ा मानव के स्वास्थ्य के लिए भी घातक होता है। ई कचरे को जलाना या भूमि भरण करने पर भी वे हानिकारक साबित होते हैं। इस प्रकार ई कचरा घातक होता है। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया? ठोस कूड़ा व्यवस्थापन में आपका व्यक्तिगत सहभाग कैसे करेंगे? इसके उत्तर में आएगा, मैं सर्वप्रथम अपने घर में निर्मित होने वाले कचरे का गीले तथा सूखे कचरे में वर्गीकरण करूंगा। सूखा कचरा तथा गीला कचरा जमा करने के लिए अलग अलग डिब्बे लूंगा। गीला कचरा बगीचे में ले जाकर किसी कोने में खड्डा खोद कर अपघटन के लिए रखूंगा। इसमें केचुआ छोड़ने पर तीव्र गति से खाद की निर्मित की जा सकती है। सूखे कचरे में कौन कौन से घटक है यह जांचने के बाद तदनुसार नियोजन करूंगा। भंगार वाले तथा रद्दी वाले की दुकान में जाकर ऐसी वस्तुएं बेचकर थोड़े पैसे मिलेंगे। इन पैसों से पेड़ों के पौधे लाकर मेरे कंपोस्ट खड्डे के आसपास लगाऊंगा। कचरे की मात्रा कम करने का प्रयत्न करूंगा। इसके लिए 7R सिद्धांत आचरण में लाऊंगा। फलों के बीज कभी भी फेंकने नहीं दूंगा, उनसे पौधे उगाने का प्रयत्न करूंगा। मैं जो भी कुछ कर रहा हूं उसे अपनी इमारत तथा सोसाइटी के अन्य बच्चों को भी करने के लिए कहूंगा। अब अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है? टिप्पणी लिखो। पहला क्या दिया गया है? जलवायु विज्ञान। इसके उत्तर में आएगा, मौसम विज्ञान हवा के विविध घटक, प्राकृतिक चक्र, भौगोलिक गतिविधि तथा जलवायु, इन सभी के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन तथा विश्लेषण करने वाला विज्ञान है। इसके अंतर्गत तूफान, चक्रवात, वर्षा, मेघ गर्जना तथा बिजली की कड़कड़ाहट जैसी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। कुछ वर्षों की सूचनाओं का संग्रह किया हुआ होता है।
पुराने और वर्तमान की सूचना के आधार पर भविष्य के मौसम का पूर्वानुमान किया जाता है। इस पूर्वानुमान का उपयोग सामान्य जनता, किसान, मछली मारने का व्यवसाय करने वाले, मानव सेवा, जल यातायात इत्यादि विविध संस्थानों को होता है। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक मौसम विज्ञान संगठन कार्य करते हैं। अपने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग मौसम संबंधी अनुसंधान कर रहे हैं। अब अगला करते हैं, जलवायु के घटक पर टिप्पणी लिखनी है। इसके उत्तर में आएगा पहला, वायुमंडलीय दाब, सूर्य प्रकाश, बादल, आर्द्रता, वर्षा, दृश्यता, तापमान इत्यादि जलवायु के मुख्य घटक होते हैं। दूसरा, जलवायु के ये सभी घटक किसी विशिष्ट समय तथा जगह के वातावरण की स्थिति निश्चित करते हैं। तीसरा, किसी विशिष्ट क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति पर भी जलवायु के घटक निर्भर होते हैं। और चौथा है, जलवायु के विविध घटकों की दैनिक स्थिति का कई वर्षों का निरीक्षण तथा मापन किया जाता है तथा उनके आधार पर उस प्रदेश की जलवायु निश्चित होती है। अब अगला करते हैं, इसमें क्या दिया गया, मानसून प्रारूप, इस पर टिप्पणी लिखना है। इसके उत्तर में आएगा पहला, डॉक्टर वसंतराव गोवारिकर के अध्ययन समूह ने विश्व के जलवायु से संबंधित 16 घटकों पर आधारित मानसून का प्रतिरूप बनाया। दूसरा, 1990 से 2002 तक यह प्रारूप भारत में उपयोग किया गया। इस प्रतिरूप के कारण मानसून का निश्चित पूर्वानुमान लगाया जाता है। तीसरा, मानसून के निम्नानुसार 3 प्रकार है। पहला, संख्यात्मक प्रारूप, समुचित प्रारूप, सांख्यिकी प्रारूप। तो उसमें से पहला है संख्यात्मक प्रारूप, डायनेमिक या गणितीय मॉडल। मौसम की वर्तमान गतिविधियों तथा उनमें चल रही भौतिक प्रक्रियाओं का अंदाजा लगाकर संख्यात्मक प्रारूपों द्वारा अनुमान लगाया जाता है। दूसरा है समुचित प्रारूप, अनेक प्रारूपों में उपयोग में लाए जाने वाले जिन घटकों का मानसून पर अधिक प्रभाव होता है, ऐसे घटकों को ध्यान में रखकर एकत्रित अनुमान लगाया जाता है। तीसरा है सांख्यिकी प्रारूप, विगत काल में विभिन्न प्रदेशों में समुद्र का तापमान, वायुमंडलीय दाब तथा उस वर्ष का मानसून कैसा था, इसका एकत्रित अध्ययन करके उसकी तुलना में आज उस प्रदेश के जलवायु संबंधी प्रेक्षण कैसे करें, उस आधार पर वर्तमान स्थिति में मानसून कैसा होगा, इसका अनुमान लगाया जाता है। अब अगला करते हैं, अब औद्योगिक कूड़ा पर टिप्पणी लिखना है। इसके उत्तर में आएगा पहला, कारखानों और विविध उद्योगों से निर्मित निरुपयोगी पदार्थ का अर्थ ही औद्योगिक कचरा होता है। दूसरा, इसमें रेजिन, राख, अनावश्यक पदार्थ इत्यादि बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तीसरा, इनमें से बहुत से पदार्थ विषैले हो सकते हैं जिनके कारण वायु, जल तथा भूमि प्रदूषण होता है। और चौथा है, औद्योगिक ठोस कचरे का उपयुक्त प्रबंधन करना अति आवश्यक होता है, अन्यथा पशु, पक्षी तथा मानव के स्वास्थ्य पर उसका गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। यह कचरा अनअपघटनशील होने के कारण परिवेश में समाविष्ट हो जाता है। अब अगला करते हैं, अब किस पे टिप्पणी लिखना है, प्लास्टिक का कूड़ा पर। इसके उत्तर में आएगा पहला, प्लास्टिक कचरा मूलतः घरेलू ठोस कचरे से बहुत अधिक मात्रा में दूर दूर तक फैला हुआ होता है। दूसरा, प्लास्टिक अपघटनशील होने के कारण हजारों वर्षों तक पर्यावरण में वैसे ही पड़ा रहता है। प्लास्टिक का कचरा जलाने पर उसमें से विषैली गैसें निर्मित होती हैं। तीसरा, प्लास्टिक के भरण से जानवर मर जाते हैं। चौथा, जलचरों को भी तैरते प्लास्टिक से खतरा पहुंचता है। प्लास्टिक कचरे का निर्माण करने वाला केवल मानव है, परंतु उसका दुष्परिणाम भोगने वाला संपूर्ण पारितंत्र होता है। और पांचवा है, इसको ध्यान में रखकर प्लास्टिक के अति उपयोग पर नियंत्रण लगाया जाना चाहिए तथा इस कचरे का उपयुक्त प्रबंधन होना चाहिए। अब अगला करते हैं, अब किस पे टिप्पणी लिखना है, प्रथमोपचार के मूल तत्व पे। इसके उत्तर में आएगा, इसमें 3 महत्वपूर्ण उपाय होते हैं। इन उपायों से प्राण हानि रोक सकते हैं। इसे ही प्रथमोपचार के ABC अथवा प्रथमोपचार मूल सिद्धांत कहते हैं। उसमें से पहला है श्वसन मार्ग, एयरवे। आपदाग्रस्त को सांस लेने में कठिनाई हो रही हो तो सिर नीचे की ओर करो अथवा ठुड्डी को ऊपर की ओर उठाओ, इसके कारण श्वसन नली खुली रहती है। दूसरा है श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग। यदि श्वासोच्छ्वास बंद हो गया हो तो आपदाग्रस्त को मुंह से कृत्रिम श्वासोच्छ्वास दें। तीसरा है रक्ताभिसरण, सर्कुलेशन। आपदाग्रस्त बेहोश हो तो उस व्यक्ति को पहले 2 बार कृत्रिम श्वासोच्छ्वास दें तथा बाद में छाती पर दोनों हथेलियों की सहायता से हाथ रख कर हृदय पर जोर से दाब देकर छोड़ने की क्रिया लगभग 15 बार करें। इसे CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं।
आपदाग्रस्त व्यक्ति का रक्त परिसंचरण पुनः सुचारू रूप से शुरू होने में सहायता मिलती है। अब अगला प्रश्न करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या दिया गया? जलवायु का सजीव सृष्टि में महत्व अधोरेखित करने वाले उदाहरण स्पष्टीकरण सहित आपके शब्दों में लिखिए। इसके उत्तर में आएगा जलवायु का सजीव सृष्टि में महत्व निम्नानुसार है। पहला, दैनिक मौसम का तथा दीर्घकालीन जलवायु के संपूर्ण पारितंत्र पर तथा मानवीय जीवन पद्धति पर प्रभाव पड़ता रहता है। दूसरा, प्रत्येक पारितंत्र के प्राणी तथा वनस्पतियां अर्थात जैव विविधता वहां के स्थानीय जलवायु के अनुसार ही अपना अस्तित्व रखती हैं। तीसरा, किसी प्रदेश के लोगों का आहार, पोशाक, घर, व्यवसाय तथा जीवन शैली वहां की स्थानीय जलवायु के अनुसार ही होती है। इसलिए ठंडे प्रदेशों के कश्मीरी तथा उष्ण राजस्थान के लोगों का आहार, पोशाक तथा जीवन शैली भिन्न भिन्न होती है। चौथा, समुद्री जल की लवणता, समुद्री लहरों तथा जलचक्रों की निर्मिति जैसी सभी बातें मौसम तथा जलवायु पर निर्भर होती हैं। पांचवा, भूपृष्ठ के आवरण में स्थित चट्टानों के क्षरण का कार्य जलवायु के विविध घटकों द्वारा होता है। इसी कारण से मिट्टी की निर्मित तथा समृद्धि होती रहती है। स्थल मंडल की समृद्धि में जलवायु की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और छठवां है, मिट्टी में रहने वाले अपघटक जीवाणु अपघटन करके कार्बनिक द्रव्य की निर्मित करते हैं। यह प्रक्रिया जलवायु के विविध घटकों पर निर्भर होती है। अब अगला करते हैं। 6वें प्रश्न में क्या दिया गया? रुग्णों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की पद्धतियों का उपयोग करते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? ये उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में आएगा, रोगियों के वहन करने की विविध पद्धतियां हैं। कौन से प्रकार का रोगी बीमार है अथवा उसे कौन सी चोट लगी है, इन पर पूर्व निर्धारित पद्धति का उपयोग किया जाता है। झूला पद्धति, पीठ पर लेना, मानवीय बैसाखी पद्धति, खींच कर ले जाना अथवा उठा कर ले जाना, 4 हाथों की बैठक, 2 हाथों की बैठक अथवा स्ट्रेचर का उपयोग जैसी विभिन्न पद्धतियां हैं। इसका उदाहरण है, किसी व्यक्ति का अपघात के कारण एक पैर की हड्डी टूट गई हो तो उसके दूसरे पैर पर उसे थोड़ा भार लगाकर चलने को कहें। ऐसा करते समय हमें उसे बैसाखी की तरह आधार देना चाहिए। इसे ही मानवीय बैसाखी पद्धति भी कहते हैं। अपघातग्रस्त व्यक्ति अपना हाथ उपयोग न कर पाए तो 2 हाथों की बैठक पद्धति द्वारा ऐसे रोगी का वहन करें। जब रुग्ण के कमर के निचले भागों को आधार की जरूरत पड़ती है तब उसे 2 लोगों के 4 हाथों की बैठक उपाय उपयोगी होता है। इन सभी पद्धतियों का उपयोग करते समय रोगी को कम से कम दर्द हो इसका ध्यान सबसे पहले रखा जाना चाहिए। उसके चोटिल भागों की देखभाल करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हमें इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए कि रुग्ण को आराम हो, उसका धैर्य बढ़े। अब अगला प्रश्न करते हैं। 7वें प्रश्न में क्या लिखा है? अंतर स्पष्ट कीजिए। उसमें से पहला है हवा और जलवायु। हवा या मौसम में पहला आएगा, वातावरण की तत्कालीन अस्थायी परिस्थिति को मौसम कहते हैं। जलवायु में पहला आएगा, वातावरण के दीर्घकालीन अस्थायी स्थिति को जलवायु कहते हैं। हवा या मौसम में दूसरा आएगा, मौसम के अल्पकाल के लिए परिवर्तन होता है। और जलवायु में दूसरा आएगा, जलवायु में परिवर्तन के लिए प्रदीर्घ काल लगता है। हवा या मौसम में तीसरा आएगा, एक ही प्रदेश के मौसम में समानता नहीं होती। और जलवायु में तीसरा आएगा, किसी प्रदेश में दीर्घकाल के लिए जलवायु एक जैसी ही होती है। हवा या मौसम में चौथा आएगा, मौसम सतत बदलता रहता है। और जलवायु में चौथा आएगा, जलवायु सतत नहीं बदलती। हवा या मौसम में पांचवा आएगा, मौसम का संबंध निश्चित स्थान से तथा निश्चित समय से होता है। जलवायु में पांचवा आएगा, जलवायु का संबंध बड़े प्रदेशों से तथा बड़ी कालावधि से होता है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? विघटनशील और अविघटनशील कूड़ा। इसमें आएगा विघटनशील कूड़ा और इसमें आएगा अविघटनशील कूड़ा। तो विघटनशील कूड़ा में पहला, जिस प्रकार के कचरे का अपघटन सूक्ष्म जीवों के माध्यम से आसानी पूर्वक होता है उसे विघटनशील कचरा कहते हैं। और अविघटनशील कूड़ा में आएगा पहला, जिस प्रकार के कचरे का अपघटन सूक्ष्म जीवों के माध्यम से आसानी पूर्वक नहीं होता उसे अविघटनशील कचरा कहते हैं। विघटनशील कूड़ा में दूसरा, इस प्रकार के कचरे को गीला ठोस कचरा भी कहते हैं। और अविघटनशील कूड़ा में दूसरा, इस प्रकार के कचरे को सूखा ठोस कचरा भी कहते हैं। विघटनशील कूड़ा में तीसरा, ऐसे प्रकार का कचरा पर्यावरण में दीर्घकाल तक संचित रहता है। और अविघटनशील कूड़ा में तीसरा, ऐसे प्रकार का कचरा पर्यावरण में दीर्घकाल तक संचित नहीं रहता। विघटनशील कूड़ा में चौथा, इस कचरे का अपघटन होकर सजीवों के अकार्बनिक पदार्थ प्रकृति में वापस मिल जाते हैं। और अविघटनशील कूड़ा में चौथा, इस कचरे का प्राकृतिक अपघटन नहीं होता
परंतु पुनः चक्रीकरण करने पर उसमें से कुछ पदार्थ पुनः उपयोग किए जा सकते हैं। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे पार्ट 9 का स्वाध्याय अर्थात प्रश्न उत्तर कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।